हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशंस विच हैव बीन आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इन सीपीएमटी 1990 में। ओके, क्वेश्चन क्या था, दैट प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज व्हाट इज द रीजन। ओके, सो यहां पे चार ऑप्शन दिए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया द हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कुकर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि कुकर के अंदर होता क्या है। सो ध्यान से देखिए, यहां पे सपोज ये आपका कुकर है, ठीक है, और ये कोई एक ओपन कंटेनर है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ओपन कंटेनर की, तो ध्यान से देखिए यहां पर ओपन कंटेनर में सपोज मैंने वाटर लिया है और मैंने क्लोज कंटेनर में यानी कुकर में क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अभी यहां पर जो आपका ये ओपन कंटेनर है, यहां पर वाटर कब बॉईल होगा, जब मेरे वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा इसके सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के, तब मेरा वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, राइट। बट अभी यहां पे इस केस में क्या होगा, जब आपका कंटेनर क्लोज है तो यहां पर भी वाटर ही लिया है मैंने, बट यहां पर बॉइलिंग तब होगा जब इस वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा कंटेनर के वेपर प्रेशर के। ओके, सो अभी यहां पर डिफरेंस क्या है फिर, तो यहां पे समझिए ध्यान से कि वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर जब सराउंडिंग के, अभी यहां पर सराउंडिंग कौन है, सो यहां पर सराउंडिंग हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट। कौन है, हमारा एटमॉस्फेयर है। सो वाटर तब बॉईल होगा इस वाले केस में जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा मेरे एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के। ओके, तब मेरा वाटर बॉईल होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस यहां पे मिलेगा। ओके, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे जब वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसके, तब क्या होगा, मेरा वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, अब ध्यान से समझिए, आपका जो कुकर है उसके अंदर इसीलिए आपका जो कुकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर का लेना देना नहीं है। वहां पर किस इन्वायरमेंट का लेना देना है, किस सराउंडिंग का लेना देना है, जो आपके प्रेशर कुकर के अंदर सराउंडिंग है उससे लेना देना है। ओके, सो इसीलिए क्या हो जाएगा, अभी आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी जल्दी से खाना पक जाएगा। ओके, सो इसलिए आपको क्या समझ में आता है, देखिए यहां पर द हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कुकर, बराबर है, हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, मतलब वो इसका हीटिंग कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन दैट व्हाई प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। ओके, ये करेक्ट रीजन नहीं है, मतलब एग्जैक्टली करेक्ट तो नहीं बोल सकते हम लोग। नेक्स्ट बी वाले को देखिए, अ लार्ज फ्लेम इज यूज्ड, लार्ज फ्लेम यूज किया जाता है। ओके, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड, अब ध्यान से समझिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर में। ओके, ये करेक्ट हो सकता है। होल मैटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पूरा का पूरा मैटर ही हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, तो ये रॉन्ग है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या मिला आपको कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड, मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो एलिवेट यानी इंक्रीज हो जाता है। समझा आपको, सो ये करेक्ट रीजन था। ओके, नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है इन सीपीएमटी अगेन 1990 में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट विच परमिट्स द पासेज ऑफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये किसके पासेज को परमिट करता है। सो यहां पर उन्होंने चार ऑप्शन दिया है। पहला वो लोग बोल रहे हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ओनली, खाली सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, तो ये रॉन्ग है, हमको पता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल को वो पास नहीं होने देता है। फिर वो लोग बोल रहे हैं बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, ये करेक्ट हो सकता है। सी वो लोग बोल रहे हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बोथ, सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ओके, फिर बाद में नाइदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, ऐसा तो होता ही नहीं है। ओके, सो मतलब आपको क्या समझ में आया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
इज दैट विच परमिट्स द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ओके, क्या करता है वो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5, ओके, OH थ्राइस, यानी कौन है ये, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला है ये, in a solution of 36 gram of water and 46 gram of glycerin is, they are talking about mole fraction of whom, of glycerine। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं, चलिए X2 बोल देता हूं। ठीक है, अभी X2 बोल दिया, अभी देखिए क्या होगा। सो X2 बोल दिया तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। सो वाटर का उन्होंने क्या दिया है, मास दिया है, वाटर का मास दिया है, मतलब मैं चलिए बोल देता हूं कि आपको WA गिवन है, ठीक है, जो कि है 36 ग्राम। फिर आपको WB गिवन है विच इज 46 ग्राम, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, X ऑफ B यानी ग्लिसरीन का। ओके, सो अभी यहां पर आपको मास गिवन है, पता करना है मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहां पे देखिए अभी क्या हो जाएगा, सो XB इज इक्वल टू WB अपॉन जो भी उसका मोलार मास रहेगा वो अपॉन अगेन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं WB अपॉन MB, अभी WB क्या है 46 बराबर है MB यानी मोलार मास किसका, ग्लिसरीन का। सो ग्लिसरीन का मोलार मास होता है 92 बराबर है। फिर अगेन वापस से ये नीचे आ जाएगा प्लस WA अपॉन MA, WA अपॉन MA क्या है हमारा, सो 36 अपॉन 18। ओके, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.20। ओके, सो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, ध्यान से देखिए, यहां पे बेसिकली हमने अप्लाई किया है N2 अपॉन N1 प्लस N2, दैट इज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ओके, समझा, तो हम लोगों को मिल गया। सो मोल फ्रैक्शन का आंसर क्या आ गया, 0.20 आंसर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फोर्थ क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर वो लोग पूछ रहे हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला है मोलैरिटी ऑफ प्योर water is equal to, molarity of pure water is equal to what, mass of 1000 ml of pure water, okay, mass of 1000 ml of pure water upon molar mass of water. So this is the formula to determine the molarity of what, pure water. So अभी mass of 1000 ml of pure water, अभी यहाँ पे 1000 हो जाएगा, नीचे क्या है हमारा 18। ओके, सो अभी क्या हो जाएगा 18 और ये 1000 को आप करोगे तो क्या आएगा आंसर 55.6 मोलार। ओके, सो यहां पर आपको क्या मिल गया आंसर, सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, बी, राइट। सो 55.6 मोलार, ये क्या है, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, ध्यान से समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, कब इंक्रीज होगा, तो फॉर्मूला हमको पता है दैट पाई वी इज इक्वल टू NBRT। व्हाट इज NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो यहां पर देखिए अभी टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पाई इंक्रीज होगा, बट हमको पता है कि दिस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट, यानी अगर पाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा, अभी ध्यान से समझिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ओके, सो मतलब पाई अगर बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इंक्रीज, अब ध्यान से समझिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, सो अगर पाई बढ़ रहा है तो NB को भी बढ़ना चाहिए, मतलब ये करेक्ट आंसर हो सकता है। उसके बाद क्या बोला, वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पाई को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बट पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v।
ओके, सो मतलब ये भी रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? तो करेक्ट आंसर हमारा है ये। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। पाई कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 6 वाले क्वेश्चन को क्या पूछ रहे हैं वो लोग। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज। अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहे हैं वो लोग? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं, यानी XB दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो XB का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है? WB अपॉन MB, अगेन WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA, राइट। सो अभी क्या हो जाएगा? क्या गिवन है आपको? सो आपको गिवन है WB विच इज 5.85 ग्राम, राइट। और वाटर का क्या गिवन है आपको? अगेन WA विच इज व्हाट? 90 ग्राम्स, ठीक है। अभी NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, यानी MB। सो MB होगा उसका 58.5, राइट। सोडियम का 23 और Cl का 35.5, सो वो हो गया 58.5। फिर बाद में ये जो आपका वाटर है उसका मोलार मास कितना हो गया? 18। ओके, सो यहाँ पे चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो क्या मिलेगा हम लोग को आंसर? सो यहाँ पे आएगा आपका 5.85 अपॉन MB कितना आया? सो MB है आपका 58.5, राइट। WB कितना दिया है उन्होंने? अगेन सेम है, ये 5.85 अपॉन 58.5 इंटू WA कितना दिया है? सो WA है 90 अपॉन 18। ओके, सो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.0196। ओके, सो यानी करेक्ट आंसर क्या आया आपका? A। समझा आपको? क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार H3PO4 सॉल्यूशन? आपको नॉर्मेलिटी पूछा है और मोलार सॉल्यूशन दिया है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे कैसे नॉर्मेलिटी निकालना है। सो देयर इज वन फॉर्मूला दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मोलारिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ओके, सो मोलारिटी कितना दिया है? 1 दिया है। बेसिसिटी मतलब ये एसिड बेस को कितना H+ देगा? सो 3 देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर H3 है, राइट। क्या है यहाँ पर? H3 है। सो इसका वैल्यू क्या हो गया? 3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? 1 × 3, यानी क्या है आपका नॉर्मेलिटी? 3 नॉर्मल। सो 3 नॉर्मल आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस। सो ये रहा करेक्ट आंसर। ओके, और आप देख सकते हैं ये एम्स में पूछा गया है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन विल बी। अगेन अब नॉर्मेलिटी से मोलारिटी पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने क्या पूछा था? पहले उन्होंने मोलारिटी से नॉर्मेलिटी पूछा था। ओके, सो यहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है? आपको नॉर्मल दिया है और मोलारिटी पूछ रहे हैं, जस्ट उन्होंने उल्टा कर दिया है। सो ध्यान से समझिए अभी क्या करना है ऐसे केस में आपको। सो यहाँ पर आपको दिया है मोलारिटी, दिया है क्या? नहीं दिया है। ओके, आपको नॉर्मेलिटी दिया है। सो अगेन विल यूज द फॉर्मूला दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ओके, ये फॉर्मूला है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड नहीं है, ठीक है। अगर एसिड होता तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हम लोग, बट यहाँ पर आपको सॉल्ट दिया है उन्होंने, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट दिया है उन्होंने। ओके, सो सॉल्ट दिया है तो क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पर आपको क्या गिवन है वो लिख दीजिए। सो आपको 0.2 नॉर्मेलिटी दिया है उन्होंने, नॉर्मल। ओके, मोलारिटी आपको निकालना है। n फैक्टर Na2CO3 के लिए n फैक्टर क्या होगा? सो 2Na प्लस CO3 2 माइनस, राइट। सो मतलब 2 सो इसका n फैक्टर हो गया 2, राइट। सो 0.2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू m। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.1। ओके, सो मोलारिटी का वैल्यू क्या है आपको? 0.1। सो देखिए आपको 0.1 दिख रहा है क्या कहीं पे? यस। सो ये रहा करेक्ट आंसर आपका क्या है? 0.1 मोलार। ओके, समझा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम मोल ऑफ H2SO4। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है वो, कि कितने ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 0.25 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 में। मतलब इनडायरेक्टली इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल। ओके,
नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग और हम लोग आंसर पता लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया है CPMT 1990 में और BHU 1991 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा या फिर सॉल्वेंट रहेगा अपॉन मोलार मास, राइट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं WB अपॉन MB, राइट। मास जो गिवन है अपॉन मोलार मास। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि कितना ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब आपको WB पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल उन्होंने दिया है 0.25, WB आपको फाइंड आउट करना है, MB आपको पता है H2SO4 का 98 होता है, राइट, पता है ना, हाइड्रोजन का 1, सो 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का, राइट। सो टोटल ऐड करोगे तो आपको 98 मिल जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा अभी 0.25 इंटू 98 और यहां पर WB। ओके, सो आंसर क्या मिलेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ओके तो आपको आंसर मिलेगा 24.5। क्या मिलेगा 24.5, ठीक है। सो यहां पर आंसर लिख देता हूं मैं, सो 24.5 ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। समझ गए, आपको बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो 10th क्वेश्चन, ओके, अभी 10th क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड्स ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट्स, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE PMT 1992 में, ठीक है। सो यहां पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले देखिए आप 0.1 मोलार सॉल्यूशन है, ठीक है, और दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मतलब आजू बाजू रखा है, साइड में रखा गया है। ओके, सो यहां पर क्या होगा अभी देखिए, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, ये करेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्लूकोज विल फ्लो टुवर्ड्स यूरिया, रॉन्ग। ओके, ग्लूकोज नहीं जाएगा क्योंकि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वहां पर नो नेट मूवमेंट होता है अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस जो दिए वो रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला ही है, ओके, क्योंकि वहां पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। चलिए अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% इन स्ट्रेंथ। ओके, क्या बोल रहा है वो कि ग्लूकोज का एक्वियस सॉल्यूशन है जो 10% स्ट्रेंथ का है, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड विल बी। ओके, सो 1 ग्राम मोल को अगर डिसॉल्व करेंगे तो कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का एक्वियस सॉल्यूशन 10% स्ट्रेंथ का है, ठीक है, एंड द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड विल बी। सो इसके लिए सिंपल सा आंसर होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो दिया है वो यूटिलाइज करना है। सो उन्होंने बोला 10% स्ट्रेंथ ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 grams or we can say ml of solution, ठीक है। so 10 gram of glucose is dissolved in 100 ml of solution. next the volume in which 1 gram per mole, अब 1 gram per mole वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि 1 mole, राइट, और 1 gram per mole is nothing but what, 180 grams of glucose. okay, so 180 gram of glucose will require how much volume, so उसके लिए क्या करना पड़ेगा, so 180 into 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, 180 into 100 और यहां पर 10 आ जाएगा नीचे, so ये गया, आया क्या 1800, so 1800 ये क्या है ml है, बट हमको लीटर में आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा 1.8 लीटर्स, राइट। सो आप देखिए आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या 1.8 लीटर आंसर, सो ये रहा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है डी। अब ध्यान से समझिए यहां पर कि मैंने यहां पर 180 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड विल बी। ओके, 1 ग्राम मोल को डिसॉल्व करेंगे तो कितना वॉल्यूम लगेगा, सो 1 ग्राम मोल मतलब 180 ग्राम्स। ओके,
एक मोल में कितना ग्लूकोज का ग्राम रहेगा, 180 ग्राम रहेगा। ओके, सो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल रिक्वायर हाउ मच, 1.8 लीटर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी a 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से समझिए, 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ ppm? ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है दैट कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इज इक्वल टू, अब यहां पर यह भी याद रखिए कि एम्स 1992 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इन ppm का फॉर्मूला है दैट WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶, राइट। सो WB कितना दिया है यहां पर, सो WB दिया है 0.2 अपॉन WA कितना दिया है 500 प्लस अगेन 0.2 इंटू 10⁶। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400। ओके, सो 400 दिख रहा है आपको, यस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए और किस टाइप का पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन आया है CPMT 1992 में। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बॉइल्स एट 80.66 डिग्री सेल्सियस इफ Kb फॉर बेंजीन इज 3.28। ओके, क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। सो Kb इज गिवन विच इज 3.28 केल्विन kg पर मोल। ओके, ये दिया है, और बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने दिया है 80 डिग्री सेल्सियस प्योर का, और वो बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बेंजीन लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 80.66 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको डेल्टा टी भी मिलेगा 80.66 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 0.66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये आएगा आपको, और फिर बाद में जो आपका WB है उसका है वैल्यू 3.3 ग्राम्स। ठीक है, और क्या दिया है उन्होंने दिया है आपको WA विच इज 125 ग्राम। ठीक है, और कुछ है, और आपको पता करना है MB का वैल्यू। चलिए पता करते हैं। सो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000 अपॉन, यहां पर आ जाएगा हमारा MB। सो MB को हम लोग यहां भेज देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल्टा TB। सो KB का वैल्यू कितना दिया है, सो KB दिया है आपको 3.28 इंटू WB कितना दिया है 3.3 इंटू 1000 अपॉन WA कितना दिया है 125 इंटू डेल्टा TB कितना दिया है 0.66। ठीक है, सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और वो आंसर कितना मिलेगा, सो वो आंसर आपको मिलता है 13 का, आपको आंसर मिलेगा 131.2। ओके, दैट इज ये, समझा। सो यही आपको आंसर मिलेगा। सो ऐसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको फोकस कहाँ करना है कि आपको ये माइनस करना है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट पाई वी इज इक्वल टू NBRT। ओके, सो इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज द टेम्परेचर नहीं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम नहीं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो मतलब क्या है कि अगर आप n बढ़ाओगे तो पाई बढ़ेगा। ठीक है, क्या करोगे आप, n बढ़ाओगे तो पाई बढ़ेगा, और ये AFMC 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ। ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस सबसे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कौन दिखाएगा, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलार लिया जाए तो। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली आपको चेक क्या करना है कि कितना आयंस आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, आयंस से क्या लेना देना। सो देखिए यहां पर रिलेशन है दैट पाई इज इक्वल टू ICRT। ओके, मतलब जितना ज्यादा पाई उतना ज्यादा आपको आई मिलेगा, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, ये क्या है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा आयंस किस में मिलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपको आयंस मिलेगा दैट इज
I उतना ज़्यादा रहेगा, तो मतलब पाई भी उसका उतना ही ज़्यादा रहेगा। जो जितना आयंस देगा उसका पाई उतना ज़्यादा मिलेगा। और उन्होंने पूछा क्या है कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको नलिफाई करते हैं। सो यूरिया नहीं हो सकता, राइट, वो ज़्यादा आयन नहीं देगा, और ग्लूकोज भी नहीं हो सकता। बी वाला भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि KCl अगर आयनाइज होगा तो हमको देगा K प्लस प्लस Cl माइनस, यानी 2 आयंस मिल रहे टोटल आपको। ओके, सो मतलब ये बी भी चला गया, बचा कौन? A, CaCl2। सो चेक कर लेते हैं। सो CaCl2 क्या देगा आपको? एक Ca2 प्लस देगा, एक आयन हो गया, प्लस 2 Cl माइनस देगा, यानी टोटल कितने आयन मिले आपको? 3 आयंस, राइट। और 3 आयंस मतलब इसका पाई भी क्या रहेगा? हाई रहेगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। सो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है? CaCl2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ K3FeCN6। K3FeCN6 के जैसा ही किसका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू सेम मिलेगा? ओके, सो यहां पर देख लेते हैं। तो K3FeCN6 जब आयोनाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा? सो आपको मिलेगा 3K प्लस प्लस FeCN6 3 माइनस, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब ध्यान से समझिए यहां पर K3FeCN6 कितने आयन मिल रहे हैं टोटल? सो आपको टोटल 4 आयंस मिल रहे हैं। अभी आपको ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपको 4 आयन मिले। सो चलिए बात कर लेते हैं अगर ए वाले ऑप्शन की। ए वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको 2Al3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस 3 आयन मिलेंगे। ओके, सो टोटल कितने आयन मिल रहे हैं? यहाँ पे आपको 5 आयंस मिल रहे हैं। अभी अगर बात करें NaCl की, सो मिलेगा Na प्लस और Cl माइनस। सो मतलब यहाँ पर कितने आयन मिल रहे हैं? 2 आयन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर बात करें C की, तो आपको मिलेगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी टोटल आपको 3 आयंस मिल रहे हैं। अगर वही मैं बात करूँ D की, सो D के केस में क्या हो रहा है? आपको मिल रहा है Al3 प्लस प्लस 3NO3 माइनस, यानी टोटल कितने आयंस? सो टोटल आपको मिल रहा है 4 आयंस। ओके, सो 4 आयन ही आपको चाहिए था, देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 आयन ये दे रहा है, तो 4 आयन ये भी दे रहा है। सो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है डी वाला, राइट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, सो क्या करना है? अभी डी वाले को टिक कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, that partial vapor pressure of a volatile component of the solution is directly proportional to its mole fraction. This statement is known as what? So this statement is known as Raoult's law. ठीक है, Raoult's law ने बोला था कि partial vapor pressure of a volatile component of the solution is directly proportional to its mole fraction. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलार AgNO3 एंड 0.2 मोलार NaCl आर मिक्स्ड। ठीक है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है उन्होंने। मतलब अगर इसका 1 लिया है तो इसका सपोज AgNO3 का अगर 1 लिया है तो NaCl का भी उन्होंने क्या लिया है? 1 लिया है वॉल्यूम। ठीक है, बट कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। अभी ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो लोग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयंस इन द मिक्सचर विल बी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है हम लोगों को NO3 माइनस का इन मिक्सचर। फोकस कीजिए इस पे, मिक्सचर में बोल रहे हैं वो लोग, मिक्सचर में बोल रहे हैं, मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम कितना रहेगा? सो मिक्सचर का वॉल्यूम डबल होगा। ओके, क्योंकि 1 और 1 दोनों को क्या किया हमने? मिक्स किया। सो V डबल। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। सो यहां पर पहले देख लेते हैं कि AgNO3 को अगर मिक्स किया जाए NaCl के साथ तो आपको मिलता है AgCl विच इज इन सॉलिड स्टेट, प्लस आपको मिलता है Na प्लस प्लस और यहां पर मिलता है आपको NO3 माइनस। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 का, राइट। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सो ये है हमारा बिफोर डाइल्यूशन। ओके, बिफोर डाइल्यूशन, और M2V2 अब ये क्या है हमारा? ये है हमारा आफ्टर डाइल्यूशन। ओके, सो M1V1 कॉन्सेंट्रेशन कितना है NO3 का बिफोर डाइल्यूशन? तो वो है आपका 0.1 और वॉल्यूम कितना है? सपोज V मैं कंसिडर करता हूं। ठीक है, और आफ्टर डाइल्यूशन यानी मिक्सचर में उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता करना है। ओके, और V2 कितना है? सो V2 है उसका 2V मतलब क्या? उसका वॉल्यूम डबल हो चुका है, राइट। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा?
दैट 0.1 इंटू वी अपॉन 2v, फिर वी कट हो जाएगा और 2 ऊपर न्यूमरेटर में आपको 0.1 मिलेगा और नीचे आपको 2 मिलेगा। ओके, ये कट हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? सो आपको मिलेगा दैट m2 इज इक्वल टू 0.05। ओके, सो देखिए आपको 0.05 कहीं पे दिख रहा है क्या? यस। सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन BHU 1994 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है दैट द बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज। ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? सो नेगेटिव प्रेशर मेथड नहीं। सो करेक्ट आंसर है बर्कले एंड हार्टले मेथड। इसको याद कर लीजिए आप। ओके, बर्कले एंड हार्टले मेथड जो है ये करेक्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है ऑस्मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी। ओके, द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स मतलब इसमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के? सो आपको पता ही है कि मोलालिटी जो है अकेला ऐसा है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? मोलालिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।